तो जैसे इस किताब की अनाउंसमेंट हुई है तब से ही इस किताब के बारे में की बहुत सारी चर्चा हो रही है। वो पॉजिटिव हो रही है, नेगेटिव हो रही है, एल्गोरिदम के हिसाब से हो रही है, जैसे भी हो रही है, पर इस किताब के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है और ख़ासकर एक बिंदु को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। तो आप उस बिंदु से गुजरते हुए भी किताब में प्रवेश करते हैं क्योंकि उस बहस में आप है कहीं ना कहीं। उसी तरह से जिन दिनों ये किताब आई है उन्हीं दिनों हम नोम चॉम्स्की की और एप्स्टीन की तस्वीरें एक साथ देख रहे हैं। तो वो तस्वीरें कहीं आपके दिमाग में होती है जब आप इसमें प्रवेश कर रहे होते हैं। जब ये किताब आई है तो उससे कुछ दिन पहले ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क में जीत गए हैं और ऐसा लगा जिस दुनिया भर में लिबरल ताकतों के लिए एक बड़ी विजय हुई है और वो इस किताब में भी आ गए। मतलब इतनी नई चीज़ होने के बावजूद वो अभी इस किताब में हैं, उनकी जीत का जिक्र इस किताब में है। तो वो सब भी है। जब आप इतनी सारी बहस उस खास बिंदु पर सुनते हैं तो पिछले कुछ सालों में इसको लेकर जो सीधे सीधे बात करने वाले लोग हुए हैं वो भी आपके रास्ते में कहीं न कहीं आते हैं किताब में जाने से पहले। जैसे मान लीजिए इस सवाल से कि ये हिटलर और स्टालिन को एक सफ़े में रखने वाली जो बात है, इस पे सीधा एकदम सीधा अगर आप ढूंढेंगे तो आपको जिजेक बोलते हुए मिलेंगे और वो ये कहेंगे कि गुड आइडिया गॉन बैड। मतलब अगर संक्षेप में कहें तो स्टालिन के मामले में वेरी गुड आइडिया गॉन बैड और हिटलर के मामले में वेरी बैड आइडिया गॉन वर्स। लेकिन इस सवाल से सीधी टकराहट कम हुई है। तो ये सब से गुजरते हुए और पूरे फेसबुक और इंस्टाग्राम और अब जो एक्स हो गया है, एक्स ट्विटर, उसके एल्गोरिदम से होते हुए जब आप किताब तक पहुंचते हैं तो आपका अपना पर्सनल भी साथ में आता है। मैं और अशोक एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। एक ज़माने में मैं ही उससे स्टालिन के बारे में बहुत बहस करता था और तब अशोक की पोजीशन दूसरी हुआ करती थी जो पिछले 20 साल में इवॉल्व हुई है। ये बात सही है। मतलब तब मैं बहुत अनक्रिटिकली ये मानता था कि स्टालिन एक ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, टोटलिटेरियन है और उनको लगभग इसी सफ में रखा जा सकता है। अब मेरा मानना उतना कम हुआ है और अशोक का शायद थोड़ा बढ़ गया है। तो वो हमारी एक जाति हिस्ट्री भी है इसमें। एक हिस्ट्री ये है कि हम लोग हिंदी लेखक और उस दुनिया से आते, लेखन की दुनिया से। तो मुझे याद है अशोक जी यहाँ पर एक ज़माने में पहल ने एक व्याख्यानमाला के तहत एजाज़ अहमद साहब को बुलाया था। ये मेरे ख्याल से मिड 90s का वक्त था और लोग चाहते थे, खासकर वामपंथी दोस्त चाहते थे कि वो कुछ ऐसा कहें जिससे उम्मीद मिले। तो उन्होंने कुछ बातें कही जिससे उम्मीद मिले, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी कही जिससे लगे कि बहुत सख्त सेल्फ क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है। और उन्होंने स्टालिन के मसले पर भी यही कहा कि हम इसे पूरी तरह अमेरिकन कैपिटल के बनाए हुए प्रचार तंत्र वाले एंगल से ही नहीं देख सकते। हमें वामपंथियों को एक ईमानदार नज़र से स्टालिन के हर अच्छे बुरे किए पर नज़र डालनी पड़ेगी। तो ये हिंदी की दुनिया में उस वक्त भी बहुत पॉपुलर बात नहीं थी जब एजाज साहब ने कही थी। अब वो दुनिया में है नहीं। अब एक नए ढंग से थोड़ा और पॉपुलर तरीके से अशोक इस बात को कह रहे हैं, लेकिन किताब शायद ये नहीं कहती। ये सब किताब में घुसने से पहले की मुश्किलें हैं दोस्तों। तो किताब क्या कहती है? शुरुआत में एक भूमिका है। उस भूमिका को एक तरह से अशोक के प्रॉमिस की तरह माना जा सकता है कि वो किताब में क्या करना चाहता है। फिर हम ये देखेंगे कि उस प्रॉमिस पे वो आगे डिलीवर कितना करते हैं। तो जो भूमिका है या उसमें एक बात बहुत क्लियर है शुरू से कि वो तानाशाहियों के भीतर दो तरह की चीज़ों पे बात करना चाहते हैं। एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कल्ट और उसके अराउंड बनी हुई तानाशाही है, और दूसरी जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इंस्टीट्यूशन बेस्ड तानाशाही है। और उनका ये साफ मानना है, भूमिका में वो साफ कहते हैं कि उनकी बहुत दिलचस्पी पर्सनैलिटी और उस पर बात करने में नहीं है। इसीलिए आगे किताब में वो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। उनकी दिलचस्पी ये है कि ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे होती है, वो संस्थाबद्ध रूप में कैसे बनती है। जाहिर है कि उसमें एक कैरिज्मेटिक फिगर होता है। वो कैरिज्मेटिक फिगर यहाँ पे है और आप हमारी सदी में दूसरे लोगों के चेहरे याद कर सकते हैं इसको देखते हुए। तो ये बात भूमिका बहुत साफ करती है कि उनकी दिलचस्पी किस चीज़ में है। उनकी दिलचस्पी है ऑटोक्रेसी के, टोटलिटेरियन रेजिम्स के इंस्टीट्यूशनलाइज होने में, उसके पीछे के जो भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायनेमिक्स और डायलेक्टिक्स है उसको सामने लाने में है। दूसरी बात जो ये कहते हैं, और इसके लिए वो कई बार हॉब्सबॉम का हवाला भी देते हैं,
और वो हवाला ये है कि जो हम अब 21वीं शताब्दी में देख रहे हैं, जो नए रूप हैं तानाशाही के, उसकी कुछ झलक, उसके कुछ मॉडस ऑपरेंडी 20वीं शताब्दी की तानाशाहियों में दिखाई देते हैं। वो एक तरह से उनको प्रिडिक्ट करती है और एक दूसरे अर्थ में उनको प्रिडिकेट करती है कि एक नए फॉर्म में चीज़ें ऐसे भी आ सकती है। ये प्रॉमिस भी भूमिका में है। और आखिरी बात जो अशोक कहते हैं वो ये है कि मेरा किताब लिखना एक पॉलिटिकल एक्ट है। यानी वो इस बात को ज़ाहिरा तौर पर कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक काम कर रहा हूँ जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ। तो वैसे तो हम ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते जो किसी न किसी तरह से राजनीतिक ना हो। ये मुश्किल ही है। कब कहा था थॉमस मान ने कि मतलब हमारे समय में पूरी की पूरी जो मनुष्य की नियति है वो अपने आप को राजनीतिक शब्दावली में व्यक्त किया करेगी। ये कहे हुए उनको 100 बरस से ज़्यादा हो गए। तो इनका क्लियर मानना है कि ये एक पॉलिटिकल एक्ट है। अब होता क्या है किताब में, ये तो इनका दावा है, भूमिका है। किताब स्टोरी टेलिंग के लहजे में कही गई है, ये एनालिसिस के लहजे में लिखी नहीं गई है, हालांकि इसमें एनालिसिस है। ये ऐसे लिखी गई है कि आपको एक दौर का, एक इंसान का और उसके आसपास बन रहे इंस्टीट्यूशंस का एक विजुअलाइजेशन हो जाए। मान लीजिए अगर इसमें हिटलर या इदी अमीन या पिनोशे या स्टालिन के बारे में बात की गई है तो मसला शुरू होता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए, क्या किया, कैसे बड़े हुए, कैसे राजनीति तक पहुँचे, कैसे पार्टी तक पहुँचे, और उसके बाद एक तरह की पब्लिक हिस्ट्री जो है वो उसमें शामिल होती जाती है और वो बहुत क्रोनोलॉजिकल तरीके से आती है, एक के बाद एक मसला आता है उसमें। तो ये किताब का डिलीवर करने का तरीका है। और किताब क्योंकि एक स्टोरी टेलिंग के स्ट्रक्चर में कही जा रही है तो अक्सर इसकी शुरुआत एक आइकॉनिक सीन से होती है। जैसे मान लीजिए मुसोलिनी के साथ जो चैप्टर है मुसोलिनी के बारे में, उसकी शुरुआत होती है जब गांधी उनसे मिलने गए। अब आज तो कोई कह देगा गांधी उनसे मिलने ही क्यों गए थे बेवकूफ़ आदमी थे, क्या करने गए थे वहाँ पर। उनको कई लोगों ने रोका भी था, खासकर रोमिया रोना ने रोका था, और फिर भी वो गए उनसे मिलने। और वो जो सीन जिस तरह से डिपिक्ट होता है, ओपन होता है, पाठक का इंटरेस्ट उस अध्याय के साथ वहाँ से जुड़ता है कि मुसोलिनी और गांधी के बीच में एक एनकाउंटर है। वो एक दृश्य की तरह खुलता है, आपको मुसोलिनी एक तरह से इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर जैसे स्टोरी टेलिंग का एक तरीका होता है वैसे वो कहानी धीरे धीरे मुसोलिनी के बारे में आप जानते हैं। और एक पर्सनल छोटा, बहुत ही छोटा पर्सनल स्केच, यानी यहाँ जो उन्होंने भूमिका में कहा था उस पर वो डिलीवर करते हैं कि उनका बहुत इंटरेस्ट पर्सनैलिटी के अराउंड नहीं है, इनका इंटरेस्ट है उन थ्रेड्स के अराउंड जो समाज से, इकोनॉमिक्स से, दूसरी चीज़ों से आते हैं, और वहाँ से वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज तानाशाही बनती है। तो यहाँ ये होता है इस किताब में। एक मसला ये है कि क्योंकि वो सारा हम पुस्तक प्रवेश से पहले की बात कर चुके हैं, तो क्या कोई टोन में डिफरेंस है क्या? जब अशोक स्टालिन के बारे में बात कर रहे हैं या जब पिनोशे के बारे में बात कर रहे हैं, हिटलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कोई टोनल डिफरेंस है डिस्क्रिप्शन में, कहने में? मतलब लगभग अशोक ने अब ये कर दिया इस किताब में कि वो बहुत नॉन पार्टीजन तरीके से लिखी गई, एक तरह की एकेडमिक थोड़ी डिस्टेंस के साथ। ऐसा नहीं लगता है कि वो इसके पक्ष में उसके पक्ष में है, बहुत सर्जिकल ढंग से चीज़ों को कहा गया है। टोनल डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों को बराबर कर दिया है, कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि दोनों में से किसी एक को किसी पेडेस्टल पे रख दिया है। तो ये इन्होंने एक कमेंटेटर की तरह से, एक सर्जन की तरह से, एक एकेडमिशियन की तरह से करने की कोशिश की है, जहाँ पे इन सारे लोगों के बारे में ये सारे डिस्क्रिप्शन एक टोनल एक्सेस के बिना होते हैं। और कोई स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट नहीं नज़र आता जहाँ से लगे कि हाँ ये स्पेशली इस बात के लिए इसके अगेंस्ट में है। जब इस तरह की किताब लिखी जाती है जिसमें स्टोरी टेलिंग हो, जिसमें हिस्ट्री हो, जिसमें कुछ पर्सनल स्केच हो, तो उसका टारगेट रीडर कौन है? हम लोग, मतलब जो इस सभा में बैठे हुए लोग हैं वो लोग, यानी ज़्यादातर वो लोग जो स्पेशलिस्ट रीडर नहीं हैं। स्पेशलिस्ट रीडर से मतलब ये है कि जो रिसर्च करते हैं हिस्ट्री की, या जो इस तरह के मसलों में एक तरह की विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं या उसके लिए इसको देख रहे हैं। ये आम लोगों की एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनी हुई किताब है।
और इसीलिए ये उस तरह से काम करती है जैसे इसका स्ट्रक्चर है। तो जब कोई आम व्यक्ति इस किताब को पढ़ेगा तो उसको इस पूरे दौर की एक समझ, एक घटनाक्रम, एक विजुअलाइजेशन मिलेगा। फिर अंतिम सवाल ये है कि इस सब से गुजर कर कोई एनालिसिस हमें हासिल होता है, तो वो एनालिसिस अलग से नहीं हासिल होगा, वो उसमें गुंथा हुआ है। जिस तरह से सारा डिस्क्रिप्शन चलता है उसमें वो एनालिसिस गुंथा हुआ है कि एक लेखक उन परिस्थितियों को कैसे, एक हिस्टोरियन उस परिस्थिति को कैसे एनालाइज कर रहा है। और इसीलिए इस किताब को अलग से अपनी पॉलिटिक्स या आइडियोलॉजी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि वो उस डिस्क्रिप्शन में से, उन विवरण में से, उन सब में से गुजर के सामने आ जाती है। और वैसे भी दोस्तों, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ एक अपवादों को छोड़कर, जैसे अभिसार भाई यहाँ पर हैं और अजीत अंजुम हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको छोड़कर बाकी बहुत कम लोग होंगे जिनकी राजनीति, जिनकी आइडियोलॉजी, जिनका काम इतना पब्लिक व्यू में है जितना अभी अशोक का है। राकेश जी भी हैं यहाँ पर। तो इतने पब्लिक व्यू में जब किसी की आइडियोलॉजी और किसी की राजनीति हो तो उसके लिए आइडियोलॉजी और राजनीति किसी दिन अनाउंस करने की चीज़ नहीं रह जाती है, वो उसकी एक डेली डायनेमिक्स बन जाती है। वो उसको रोज़ रोज़ हासिल करनी पड़ती है, रोज़ रोज़ उसको बनाना और बिगाड़ना पड़ता है। तो वैसे ही अशोक की और उनकी किताबों की राजनीति और आइडियोलॉजी है जो एक दैनिक घमासान में रोज़ बनती है, रोज़ स्थापित होती है और उनको वास्तविक संघर्ष करने होते हैं। मतलब कोई ऐसा इको चैम्बर नहीं है जहाँ पे वो अपनी बात कहें और बाकी कुछ लोग उसके विरोध या पक्ष में कुछ बोलें। एक बड़ी जनता है जो उनके यूट्यूब चैनल के मार्फत, उनकी किताबों के मार्फत उनसे लगातार बात करती है और वही इन किताबों की भी ताकत बन गई है कि वो उस ज़बान में बात कर पा रही है। मेरे ख्याल से तो मैंने कुछ पुस्तक प्रवेश करा दिया है, अब अगर नहीं हुआ है तो बाकी लोगों के हवाले। ठीक है, थैंक यू सो मच।